तो आप अकाउंट ऑनर्स रख के एलएसडब्ल्यू क्यों रखे? आपने तो अकाउंट से ऑनर्स किया, आपको अकाउंट सब्जेक्ट रखना चाहिए था, एलएसडब्ल्यू क्यों रखे? सर मैंने पूर्व में सर लार्सन एंड टूब्रो लिमिटेड में मैं कार्यरत था और वहां पे मैं सर जोनल लेवल पे अकाउंट्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन का हेड था। तो सर एडमिनिस्ट्रेशन के अंतर्गत रहते हुए आईआर डिपार्टमेंट्स की हमारे पास में रिपोर्टिंग होती थी और आईआर में सर मैं लेबर लॉ से जुड़े हुए कई सारे लॉ का कंप्लायंस पहले से करता था सर, जैसे कि मिनिमम वेजेस पेमेंट एक्ट, पेमेंट ऑफ वेजेज एक्ट, पीएफ एक्ट, ईएसआईसी एक्ट, ये सारी कंप्लायंस मैं पहले से करता था। तो सर ये मेरे लिए थोड़ा सा जाना पहचाना सब्जेक्ट था सर, तो इसलिए मुझे आसानी रही इस सब्जेक्ट में सर ऑप्शनल लेने के लिए। अच्छा आनंद जी, आप बोल रहे हैं एलएनटी में आपने काम किया है एज एन एचआर और आपने लेबर लॉ में कई सारे उसके लेबर लॉ के कंप्लायंसेस को भी देखा है। तो अब हमको बताइए कि प्रिंसिपल एम्प्लॉयर और कॉन्ट्रैक्टर और एम्प्लॉयर, इन तीनों में क्या अंतर होता है? यस सर। सर प्रिंसिपल एम्प्लॉयर हम उसे कहते हैं जो एक्चुअली हमें जॉब देता है। मतलब जैसे अगर हम किसी कंस्ट्रक्शन साइट पे काम करते हैं तो जो डेवलपर है उसे हम प्रिंसिपल एम्प्लॉयर करेंगे। वहां पे एक कॉन्ट्रैक्टर होते हैं जो वर्क की कंप्लायंस करते हैं, जैसे उन्हें हाथ को कुछ ठीक काम दिया कीजिए। गया। सर हाथ आप कैसे रखे? सर आवाज आ रही है सर? आवाज तो आ रही है, आप हाथ ऐसे क्यों सर रखे? ठीक है, हाँ बताइए सर। हाँ, ये क्या कहते हैं, फिर से बताइए क्या बता रहे थे? प्रिंसिपल सर मैं कह एम्प्लॉयर, रहा था कि कॉन्ट्रैक्टर और एम्प्लॉयर में क्या? जी सर। सर प्रिंसिपल एम्प्लॉयर हम उसे कहते हैं जिनका यह मूल रूप से प्रोजेक्ट होता है, किसी भी कार्य को करने के लिए जिनकी अंतिम से अंतिम रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है और जो प्रॉफिटेबिलिटी से जिनका सीधा संबंध होता है उन्हें हम प्रिंसिपल एम्प्लॉयर कहेंगे। और उस किसी भी प्रोजेक्ट में या किसी भी बिजनेस में जो एक कॉन्ट्रैक्टर के रूप में काम करते हैं, चाहे वह लेबर सप्लाई के रूप में हो या लेबर विद मटेरियल के रूप में कार्य करते हो, तो उन्हें कॉन्ट्रैक्टर कहते हैं। जबकि इमीडिएट जो एम्प्लॉयर होते हैं, जो इमीडिएट एम्प्लॉयर होते हैं, जिन्हें सब कॉन्ट्रैक्टर भी कह सकते हैं, जिनके पास में लेबर डायरेक्ट रिलेटेड होते हैं, तो उन्हें हम एम्प्लॉयर कहेंगे। ठीक है। अच्छा ये बताइए आप, अभी ये अफगानिस्तान में क्या इशू चल रहा है? शांति वार्ता समझौता के बाद वो नाटो सेना वेना वापस कर रही है, कुछ आपको आइडिया है? न्यूज में देखा आपने? जी सर। अफगानिस्तान में सर शांति वार्ता की प्रक्रिया चल रही है। जो राष्ट्रपति हैं वर्तमान अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, उनकी यह घोषणा थी एक तरह से कि चुनावी घोषणा थी कि वो अफगानिस्तान से अपने सैनिकों को वैकेंट करेंगे और इसी के तहत उन्होंने शांति वार्ता की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया। शांति और वार्ता वर्तमान समझौता में कब हुआ था? वहाँ के जो जी शांति वार्ता समझौता कब हुआ सर, है? सॉरी सर, शांति वार्ता का समझौता कब हुआ है अफगानिस्तान में? सर ये दोहा में हुआ है सर। और यह सर अगर आपकी इजाजत हो सर, मुझे एग्जैक्ट डेट नहीं मालूम है, लेकिन अगर आप कहेंगे तो सर मैं अंदाज लगाना चाहूंगा 2019 के अप्रैल में सर यह। अच्छा चलिए कोई नहीं, आप ये बताइए शांति वार्ता समझौता में कौन कौन पार्टी थी? तालिबान, अफगानिस्तान मूल रूप से, और बाकी वार्ताकार के रूप में शामिल थे वहां पे अमेरिका और पाकिस्तान, मुख्य रूप से 4 पार्टी थी। तो इसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या था शांति वार्ता समझौता का? शांति वार्ता में सर यह था कि तालिबान को सरकार के फॉर्मेशन के प्रोसेस में शामिल होना है और जो उनकी गतिविधियां हैं, खास करके आतंकी गतिविधियां इत्यादि, उस पर रोक लगाना और एक अस्थायी अफगान सरकार का निर्माण करना। ठीक है, तो अभी भारत क्यों चिंतित हो रहा है? सेना वापस जा रही है, शांति वार्ता हो गया, तो भारत की चिंता का विषय क्या बना हुआ है? जी सर, भारत के चिंता का विषय यह है कि तालिबान जो वर्तमान में सत्ता के लिए किसी प्रकार का समझौता करना चाह रहा है, हालांकि उसने अपने मूल चरित्र को नहीं बदला है और आतंकवादी गतिविधि इत्यादि में उसकी लिप्तता बनी रही है। यह आशंका है भारत को कि तालिबानी लड़ाके जैसे ही वहां शांति वार्ता संपन्न होने के बाद उनकी गतिविधियां रुक जाएगी तो वो कश्मीर में इन्फिल्ट्रेशन बढ़ाएंगे
और ISI इत्यादि की गतिविधि बढ़ सकती है। इस वजह से सर भारत चिंतित है। साथ ही अफगानिस्तान में हमारे कई सारे रणनीतिक हित जुड़े हुए हैं, जिसमें कि वहाँ पे कई प्रोजेक्ट का हम निर्माण कर रहे हैं, तो वो प्रोजेक्ट को बढ़ाने में हमें कहीं ना कहीं समस्या का सामना करना पड़ेगा। वेरी गुड। अच्छा, तो ये नाटो क्या है, बता सकते हैं? जी सर, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी अलायंस। तो ये इस संधि का क्या मीनिंग है, मतलब इसका क्या बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, क्यों बना है ये संधि अलायंसेस? सर ये मुख्य रूप से ये मुख्य रूप से अटलांटिक ओशन के से रिलेटेड जितने भी कंट्रीज हैं, जिसमें अमेरिका और यूरोपियन कंट्री मुख्य रूप से सहभागी हैं, उनके लिए सर यह ऑर्गेनाइजेशन बनी है, और यह घोषणा करती है कि इन सभी देश जो सदस्य देश हैं इसमें, उनके ऊपर अगर किसी प्रकार की आक्रमण होती है तो यह सभी के ऊपर आक्रमण माना वेरी जाएगा। गुड। अच्छा, तो भारत सदस्य है इसका, नाटो का? जी नहीं सर, भारत सदस्य नहीं है सर। बहुत बढ़िया। अच्छा, हाल फिलहाल में एक न्यूज आपने देखा होगा कि भारत ने इस मिसाइल का परीक्षण किया है। नाम याद है आपको, कौन सी मिसाइल है? बस 1-2 दिन में। यस सर, सॉरी सर, मैं अभी नेम रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहा हूँ सर। अच्छा, कोई नहीं, मैं बताता हूँ। ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। यस सर, थैंक यू सर। हाँ, तो ये जो ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, क्या होता है सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का मतलब, आपको पता है? यस सर, ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल का अर्थ यह है सर कि यह ध्वनि से भी तेज गति से यह चलता है। वर्तमान में जो ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल का किया गया परीक्षण, ये इसकी गति 3 मैक के आसपास में है, और इसे आगे बढ़ा के 5 मैक तक किया जा सकता है सर। और इसकी सटीकता बहुत ही ज्यादा है। यह इसकी 400 से 500 किलोमीटर के रेंज में बिल्कुल सटीक तरीके से इससे लक्ष्य भेद किया जा सकता है। तो हमको एक बात बताइए आप कि क्रूज मिसाइल के अलावा भी कोई और मिसाइल का टाइप है? सॉरी सर, आपकी आवाज थोड़ी सी रुक के आ रही है सर। बोले क्रूज मिसाइल है, उसके अलावा भी कोई मिसाइल का टाइप है? सर आपकी एंटी ब्लास्टिक मिसाइल है सर, जो इंटरकॉन्टिनेंटल एंटी ब्लास्टिक मिसाइल है सर, जो एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट। हाँ, बैलिस्टिक जी, मिसाइल। बैलिस्टिक मिसाइल और क्रूज मिसाइल में क्या अंतर है? सर ब्लास्टिक मिसाइल और क्रूज मिसाइल के बीच में मुख्य अंतर यह है सर कि ब्लास्टिक मिसाइल सर वह हमारे वायुमंडल के क्षेत्र को भेदता हुआ ऊपर की ओर जाता है, और फिर वह लक्ष्य के ऊपर प्रहार करता है, जबकि क्रूज मिसाइल सीधा ही लक्ष्य के ऊपर प्रहार किया जा सकता है, और उसे बहुत ऊंचाई तक नहीं ले जा सकते हैं। उसे एक रेंज पे ही हम उससे कार्य ले सकते हैं। ठीक है। ये परीक्षण कहाँ हुआ था? सर यह चांदीपुर उड़ीसा से सर। चलिए ठीक, नहीं कोई दिक्कत नहीं, फिर से उसको एक बार देखिएगा। ये क्या कह रहे थे, अब बताइएगा, चाइल्ड लेबर एक्ट पढ़े आपने? जी सर, चाइल्ड लेबर एक्ट चाइल्ड लेबर एक्ट सर जी। क्या है पूरा नाम इस एक्ट का? चाइल्ड एंड एडोलसेंट लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट। वेरी गुड। 2016 में संशोधन किया गया था, कई सारे चेंजेस हुए हैं। कुछ प्रमुख संशोधन को बताइए, क्या क्या चेंजेस हुए? यस सर, इसमें सर 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे को कार्य करने के लिए पूर्ण रूप से प्रतिबंधित किया गया है। साथ ही इसमें जो जुर्माना का जो रकम है उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी तय की गई है एम्प्लॉयर की। सरकार की सहभागिता भी इसमें तय की गई है उनके पुनर्वास इत्यादि के लिए, बाल श्रमिकों के पुनर्वास इत्यादि के लिए। और जुर्माना कितना रखा गया है बाल श्रमिकों चाइल्ड लेबर का दोषी मिलेगा तो? सर 25,000 से लेकर 50,000 के बीच में सर। तो ये किस तरह का प्रावधान है, विनियमनकारी है या प्रतिषेधात्मक है, किस तरह का ये प्रावधान? सर ये प्रतिषेधात्मक है सर। विनियमनकारी भी नहीं है इसमें? विनियमन का कोई पॉइंट नहीं है? विनियमन का भी पॉइंट है सर, दोनों ही है सर।
प्रिवेंशन एंड रेगुलेशन एक्ट दोनों। चलिए अच्छी बात है। बिहार में लेबर वगैरह के वेलफेयर के लिए कौन कौन से स्कीम चलते हैं, कुछ स्कीम का नाम बताएंगे? जी सर, शताब्दी योजना है सर। शताब्दी योजना के अंतर्गत जो असंगठित क्षेत्र के कामगार हैं उन्हें कई प्रकार की सहायता उपलब्ध कराई जा रही है सर। इसके अलावा सर प्रवासी मजदूरों के लिए एक योजना चल रही है जिसके अंतर्गत उन्हें दुर्घटना पे मृत्यु से अथवा उनकी किसी प्रकार से क्षति होती है तो इसके लिए उन्हें उपलब्ध कराया जा रहा है। और साथ के साथ सर BOCW एक्ट में कई प्रकार की योजना चल रही है जिससे हम श्रमिकों को कई सारे लाभ पहुंचाया जा रहा है सर। बहुत बढ़िया। आपकी हॉबी क्या है? सर डफली एक वाद्य यंत्र है सर, मैं डफली बजाता हूँ सर। वाह, यस सर। तो कौन कौन सा राग बजाते हैं उसमें, या ताल सर इसमें सर ताल कहरवा, विलंबित कहरवा, ध्रुपद और सर इसमें 6-7 ताल होते हैं सर। वो सर अभी तुरंत नेम रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहा हूँ सर। अच्छा कोई नहीं, बहुत बढ़िया। आपका प्लस पॉइंट क्या है, सकारात्मक बिंदु आपकी लाइफ का क्या है? टीम कोऑर्डिनेशन सर, क्विक डिसीजन और नकारात्मक और लीडरशिप। प्रोजेक्ट को चेस करते समय सर थोड़ा इम्पेशेंस हो जाता हूँ। अगर लास्ट मोमेंट में प्रोजेक्ट को कंप्लीशन में थोड़ी समस्या आ गई तो, या फिर हम अपने टारगेट से पीछे रह जाते हैं तो मैं इम्पेशेंस हो जाता हूँ सर। ठीक है, चलिए फिर हम अब दूसरे कैंडिडेट के बारे में कुछ उनका भी इंटरव्यू ले लेते हैं। ठीक है, थैंक यू आपका। थैंक यू सर। नवीन जी। नवीन जी सर, चलिए कुछ आपसे भी क्वेश्चन कर लेते हैं और थोड़ा सा आपसे भी इंटरेक्शन कर लेते हैं। सर आपका ग्रेजुएशन क्या था? सर 2006 में हिस्ट्री विषय से। हिस्ट्री था आपका ना सर? चलिए एक मिनट, सबको लिखना पड़ेगा क्योंकि अभी ज्यादा देर चलेगा नहीं, आपका 40 मिनट ही देता है शायद। चलिए हाँ, आपने LSW का एज एन ऑप्शनल सब्जेक्ट रखा है और हिस्ट्री आपका ऑनर्स पेपर है, दोनों में क्या कोरिलेशन आपको मिला पढ़ने के दौरान? सर वैसे डायरेक्ट तो तौर पर लेकिन सर कुछ नहीं मिला, लेकिन सर कुछ चीजों को देखा जा सकता है। जैसे सर इतिहास में भी सर हम लोग खासकर कुछ जो मॉडर्न हिस्ट्री में आते हैं तो वहाँ सर देखने को मिलता है कि किस ढंग से सोशियो इकोनॉमिक चेंज होते हैं और खास करके से सर जो हमारा औद्योगिक क्रांति जब से शुरू होती है और किस प्रकार से लेबर की समस्याएं शुरू होती है और क्रमिक रूप से श्रमिक के समस्याओं के संबंध में निदान में जो प्रक्रिया शुरू होती है वह सर कुछ हिस्ट्री में देखने को मिला और उसी का सर विस्तृत रूप में हमें LSW में पढ़ने को मिलता है कि किस प्रकार से इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद से श्रमिक और नियोजकों के संबंधों के बीच में किस प्रकार से शुरू में संबंध थे, बाद में आगे चलकर किस प्रकार विनिमयकारी हुआ और आगे चलकर के किस प्रकार कल्याणकारी मोड में भी आया है, वो सर देखने को मिलता है। बढ़िया। किस तरह से हम लोग बांटते हैं श्रम कानूनों को इतिहास के दृष्टिकोण से? श्रम कानूनों को सर हम लोग 3 भागों में बांटते हैं। एक सर हम लोग उसको बांटते हैं कि जिस समय ब्रिटिश रूल था और उस समय से लेकर करके 1800 ILO गठन से पहले जो 13 रूल थे वो हम लोग एक बांट करके देखते हैं कि सर प्री वो था, और ILO बनने के बाद से 1947 तक आजादी से पहले तक एक बीच के एरा को बांट करके देखते हैं जिसमें खासकर ILO के रिकमेंडेशंस का प्रभाव पड़ा। और तीसरा सर हम लोग देखते हैं 1947 आजादी के बाद से जब से जो हमारा संविधान बन गया और एक सर लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा आई, उसके बाद से एक अलग हम लोग पार्ट में बांट करके देखते हैं लेबर लॉज को। चलिए अच्छा है। मिनिमम वेज एक्ट आपने पढ़ा है? जी सर पढ़ा है। मिनिमम वेज एक्ट का क्या कॉन्सेप्ट है, क्यों बनाया गया है अधिनियम? सर मिनिमम वेजेस एक्ट जब यह नहीं था तो सर देखा जा रहा था कि श्रमिकों के भुगतान के संबंध में बहुत सारी समस्याएं आ रही थी। जैसे समय पर भुगतान नहीं दिया जाता था, अनुचित ढंग से वेतन में कटौती कर ली जाती थी, नगद में भुगतान में नहीं देकर के काइंड्स में भुगतान दे दिया जाता था,
और भुगतान देने में भी देरी होता था, कोई टाइम लिमिट नहीं था। तो इन सब समस्याओं को देखते हुए और 1929 में सर जॉन वाइटली की कमीशन में रॉयल कमीशन ऑफ लेबर गठित की गई थी। उनका भी एक रिकमेंडेशन आया था और आगे चलकर ILO के द्वारा C026 रिकमेंडेशंस भी दिया गया। उन सब के आधार पर 1936 में पेमेंट ऑफ वेजेज एक्ट लाया गया, जिसमें यह रेगुलेट करने की कोशिश की गई कि जो श्रमिक है उनको नगद में भुगतान दिया जाए, और उसमें एक अथॉरिटी बनाया गया कि कौन कौन अथॉरिटी होंगे, कौन रिस्पॉन्सिबल होंगे भुगतान के, और उसमें एक लिमिट किया गया कि आप किस किस प्रकार की कटौती कर सकते हैं, और मैक्सिमम एक सीलिंग लगाया गया कि इतने सीलिंग से ज्यादा आप कटौती नहीं कर सकते हैं। तो ये सब कुछ प्रावधान किए गए थे 1936 एक्ट में। बढ़िया, वेरी गुड। क्या प्रोविजन है पेनल्टी का मिनिमम वेज एक्ट में? कटौती से संबंधित उसमें जो प्रावधान है कि उसमें है कि सर अगर या तो आप अनुपस्थित होते हैं उस संबंध में कटौती किया जा सकता है, या आपके किसी कारण से अगर नियोजक को नुकसान हुआ उसके लिए कटौती किया जा सकता है, या अगर किसी प्रकार का वो कानूनी आदेश है उस पर। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम में दंड प्रावधान। अच्छा, दंड के प्रावधान सर, सॉरी सर, दंड के प्रावधान इसमें है कि अगर सर कोई भुगतान देरी से करता है या अनुचित तरीके से अगर कटौती कर लेता है तो उसके संबंध में अपील दायर किया जा सकता है, और उसमें के अंतर्गत उसको 10 गुना भुगतान करने के लिए आदेश पारित किया जा सकता है। अच्छा, ठीक है। बिहार ने दंड प्रावधान में कुछ, और अगर सर गलत क्लेम देता है तो उसमें सर जो बिहार ने न्यूनतम मजदूरी अधिनियम में अपने दंड प्रावधान में जो सेंट्रल बिहार में सर किया है, क्या कुछ अंतर याद है आपको? क्या डिफरेंस है? सर एग्जैक्ट तो नहीं याद आ रहा है, लेकिन सर की अनुमति से अनुमान करना चाहेंगे कि सर इसमें शायद सर 1 महीने 1 साल सॉरी 1 महीने और 500 रुपए का कार्रवाई, ये 500 रुपए का अर्थदंड है। बिहार में उसको बदल के क्या कर दिया गया है? बिहार में सर इसको शायद 3 महीने सर किया गया है। कोई नहीं, आप उसको फिर से देख लीजिएगा, ठीक है। आप हमको ये बताइए कि अभी हाल फिलहाल में सरकार के द्वारा कई सारे एप्स पे प्रतिबंध लगाए जा रहे हैं, आपने न्यूज में पढ़ा है इसको? जी सर, कुछ राज्यों के द्वारा किया गया है। नहीं, भारत सरकार ने कई सारे एप्स में, मोबाइल ऐप में प्रतिबंध लगाया है, आपने पढ़ा है न्यूज में? हाँ जी सर, सॉरी ऐप एक्स, सॉरी, हाँ सर। हाँ, तो ये एप्स पे प्रतिबंध क्यों लगा रही है भारत सरकार? सर इसके तो 2-3 कारण है कि एक कारण है कि एक कुछ इंटेलिजेंस इनपुट आया है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की तरफ से। यह जो ऐप है वह कुछ लोगों के पर्सनल डेटा को कैप्चर कर रहे हैं, और जो कि हमारे नेशनल सिक्योरिटी के अगेंस्ट में है। तो उस इंटेलिजेंस इनपुट के आधार पर IT एक्ट 2000 के 69A के तहत इन एप्स को प्रतिबंध किया गया है। और दूसरा सर एक और कहा जा रहा है कि जो अभी हमारा चाइना बॉर्डर के साथ स्टैंड ऑफ है, तो ये उसका रिटेलिएशन है, और एक मैसेज देने का प्रतीकात्मक तौर पर इसे बंद किया गया है कि हम उसके आर्थिक रूप से उनको क्षति पहुंचाने के एक मैसेज देना चाह रहे हैं। तो एक सर उसके रूप पर भी इसको देखा जा रहा है। बहुत अच्छा। आपने ये बताया कि IT एक्ट के 2000 की धारा 69A के तहत इसको प्रतिबंधित किया जा रहा है। जी सर, ठीक है। IT एक्ट कौन सी मिनिस्ट्री से गाइडेड है, या कौन सी मिनिस्ट्री इसको इम्प्लीमेंट करती है? मिनिस्ट्री ऑफ सर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। बहुत बढ़िया। बॉन्ड के बारे में आप जानते हैं? बॉन्ड क्या होता है? शेयर या बॉन्ड, इनके बारे में आपने सुना है? सर पूरा सर थोड़ा सा डिटेल कीजिएगा, कौन से बॉन्ड सर? अभी हाल फिलहाल में देखा जा रहा है कि निगेटिव यील्ड बॉन्ड जो है वो काफी ज्यादा लोकप्रिय हो रहा है। निगेटिव यील्ड बॉन्ड, आप बता सकते हैं ये निगेटिव यील्ड बॉन्ड क्या होता है? सॉरी सर, इस बारे में सर नहीं सुने। अच्छा, कोई नहीं। अच्छा, ये NPR का नाम सुना है आपने? अभी चर्चा में है NPR। जी सर, सुना है। क्या है ये NPR? सर ये NPR है, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर। ये सर जो हमारा सेंसस होगा 2021 का सेंसस, उसके साथ यह NPR का प्रोविजन किया गया है। और NPR के अंतर्गत है कि जो भी
भारतवर्ष का एक एनपीआर रजिस्टर होगा। इसके अंदर जो व्यक्ति जहां 6 महीने से पहले या तो रह रहे हैं या अगले 6 महीने तक रहने के लिए इंटेंड कर रहे हैं, उनकी एक सूची बनाई जा रही है, वही सर एनपीआर है। इसमें एनपीआर और एनआरसी और सीसीए, इन तीनों को जोड़ के क्या विवाद है, कुछ आपको आइडिया है? सर एनपीआर, एनआरसी और सीएए तीनों सर अलग अलग चीज हैं। जैसे सर थोड़ा डिटेल करना चाहेंगे। एनपीआर हो गया कि 2021 जो सेंसस हो रहा है उसके अंतर्गत यह एक पॉपुलेशन रजिस्टर बनाया जा रहा है और जिसका यह एम है कि भारत में कितने लोग अभी कार्यरत है जो रह रहे हैं उसकी एक सूची इकट्ठा करना है। और सर एनआरसी है जो वह एनआरसी सुप्रीम कोर्ट के गाइडेंस में अभी आसाम में किया जा रहा है। उसका मोटिव है कि जो आसाम एकॉर्ड हुआ था उसके अंतर्गत जो 1971 से पहले जो माइग्रेंट्स आ गए थे, जो 1971 के बाद से जो माइग्रेंट्स आए हैं उनका चिन्हीकरण करना है, वो सर एनआरसी केवल अभी आसाम में चला आ रहा है। और सर सीए एक एक्ट है, वह सर जो लाया गया है उसमें जो भारत के पड़ोसी 3 देश है उन जगहों से मुस्लिम को छोड़ करके जो रेस्ट 6 कम्युनिटी है वो अगर किसी रिलीजियस फेथ के कारण अगर परसिक्यूशन का शिकार हुए हैं तो वो अगर भारत में माइग्रेट 2014 से पहले कर चुके हैं तो उनके लिए भारत की नागरिकता के प्रावधान देने में उनमें कुछ रिलैक्सेशन किए गए हैं। तो ये सर सीए एक्ट है। सर रिलैक्सेशन याद है क्या दिया गया? सर रिलैक्सेशन है जो कि देशीयकरण के तहत जो 11 वर्ष की अवधि थी उसको घटा करके 5 वर्ष कर दी गई। तो कौन सा ईयर फिक्स किया गया है, कुछ याद है? समय क्या? सर 2014, 31 दिसंबर 2014। हाँ, वेरी गुड। तो मैं यही जानना चाह रहा था कि इस एनपीआर विवाद को एनआरसी और जो आपका सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट है सीएए, उनसे जोड़ा जा रहा है, ये क्यों जोड़ा जा रहा है, मैं यही जानना चाह रहा हूँ। सर ऐसा तो कोई रीजन नहीं है जोड़े जाने का, लेकिन विपक्षियों द्वारा यह कहा जा रहा है कि कुछ समीक्षकों द्वारा यह कहा जा रहा है कि यह एनपीआर के आधार पे ही कल को नेशन वाइड एनआरसी सरकार करेगी, ऐसा उनके द्वारा यह बताया जा रहा है। लेकिन गवर्नमेंट के द्वारा इसका खंडन किया गया है और यह बताया गया है कि अभी नेशन वाइड एनआरसी करने का कोई ऐसा प्रोविजन नहीं है। यह एनपीआर पहले भी होता आया है, इससे पहले भी एनपीआर हुआ है और जस्ट उसी का यह 2021 में भी जैसा पहले एनपीआर हुआ था वैसा इस बार भी एनपीआर हुआ। लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि उसमें कुछ प्रश्न ऐसे जोड़े गए हैं जो बाद में आधार बन सकते हैं, कुछ ऐसी बात आ रही है? हाँ सर, उसमें कुछ जो बिंदु हैं, जिन बिंदुओं पर सूचना ग्रहण किया जा रहा है उसमें से कुछ बिंदु जो पिछले बार में हुए थे उनसे कुछ एक्स्ट्रा ले लिया गया। वह वैसे बिंदु हैं जैसे कि उसमें उसमें एक डिटेल ऐड किया गया है कि आप 1971 से पहले आपके जो पिताजी थे वो कहाँ के वासी थे, और एक उसमें ऑप्शन डी का ऑप्शन दे दिया गया है डाउटफुल सिटीजन। तो उसको लेकर के विवाद है कि यह जो नया ऐड किया गया है कि आपके पिताजी के वासी जन्म स्थान कहाँ था, और जो डी सेक्शन दिया गया है इसको लेकर के विवाद है। हालांकि सरकार ने इसका खंडन किया है कि यह सिर्फ इंफॉर्मेशन के पर्पज से लिया जा रहा है। बहुत बढ़िया। चलिए, आपकी कोई हॉबी बताइए, क्या है आपकी हॉबी? सर मेरी हॉबी सर जिम जाना है। जिम जाना? तो जिम तो आप अपने शरीर के लिए जाते हैं, उसको आप हॉबी कैसे काउंट करते हैं? सर ये ऐसे कि सर इस जिम जाने से एक सर रिफ्रेशमेंट फील होता है, और एक सर हॉबी ऐसा चीज होता है जिसके लिए आप कहीं ना कहीं समय निकाल लेते हैं। तो यह सर एक मुझे सर लगता है कि हम कभी भी रहते हैं तो सर समय निकाल लेते हैं, और इससे सर होता क्या है कि पूरे दिन हम अपने आप को फ्रेश महसूस करते हैं। तो यह सर भले ही सर एक पार्ट का है, लेकिन यह एक एक्स्ट्रा इस एक्टिविटी से सर हम पूरे दिन फ्रेश अपने आप को महसूस करते हैं। आपका कोई निगेटिव पॉइंट बताइए। सर निगेटिव पॉइंट थोड़ा सर हम तेजी में बोलते हैं, और सर थोड़ा क्विक डिसीजन ले लेते हैं। क्विक डिसीजन? और सर थोड़ा रात में देर से सोने की आदत है। चलिए ठीक है, ठीक है, तो इसको यहीं कंक्लूड करते हैं हम लोग। कुछ 2-3 पॉइंट देंगे आप लोग दोनों आदमी का। बहुत अच्छा इंटरव्यू रहा। आनंद जी, आप भी अपना सुनिएगा, और बाकी लोग जो जुड़े हुए हैं, ठीक है। ऐसे ये जो हम लोग का इंटरव्यू वाला खास करके चलेगा सेशन, कोशिश कीजिएगा कि ना फेशियल रखिएगा सब आदमी, तो थोड़ा अच्छा रहता है, इंटरेक्टिव होता है। क्या कहते हैं, आप लोग का कंक्लूडिंग पॉइंट मैं कह दूं कुछ। आनंद जी का काफी अच्छा रहा, आपका भी। बॉडी पोस्चर पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि इसमें हो नहीं पा रहा है, वो तो जब ऑफलाइन होगा तभी ज्यादा अच्छे से पता चलेगा।
लेकिन बॉडी पोस्चर बोलते बोलते आपने हाथ ऐसे रखा है, हो सकता है आप थोड़ा कैजुअल हो गए होंगे क्योंकि ऐसे ही लग रहा होगा सिंपल टॉक है, लेकिन जब हम कह दिए कि हम लोग अब नहीं सर, इंटरव्यू मोड में आ गए तो मैं सर कैजुअल नहीं होना है। सर हाँ एक छोटी सी बात थी सर। हाँ हाँ। सर मुझे 102 डिग्री का फीवर है सर अभी राइट नाउ। ओह अच्छा, कोई नहीं, चलिए आप जल्दी। फीवर है सर, 102 डिग्री फीवर है सर। अच्छा कोई नहीं, मुझे नहीं इसलिए पता। ठंड लग रही थी सर, इसलिए की है सर। अच्छा कोई नहीं, ठीक है मतलब जी सर। हो सकता है कभी आदत, बहुत लोगों की आदत रहती है, मैं तो देखा नहीं आपको बहुत ज्यादा बॉडी पोस्चर में, इसीलिए तो उसको हम लोग को ध्यान देना है, खाली वही चीज है। एक चीज जो आपने अपना नेगेटिव पॉइंट बताया कि आप इम्पेशेंस हो जाते हैं, धैर्य खो देते हैं, ऐसा नेगेटिव पॉइंट नहीं बोलना है कभी भी। कोई भी नेगेटिव पॉइंट, जैसे आपका नेगेटिव पॉइंट क्या था कि जब हम काम नहीं कर पाते हैं तो इम्पेशेंस हो जाते हैं, ठीक है। अब इसी नेगेटिव पॉइंट को आप ऐसे अगर कहिए कि सर जब हम मेरा काम नहीं पूरा होता है ना तो सर हम इतने ज्यादा जिद्दी हो जाते हैं कि जब तक काम पूरा नहीं हो खाना पीना छोड़ के उस काम में हम लग जाते हैं, या फिर हम अपना नींद छोड़ के काम में लगे रहते हैं। नेगेटिव वो भी हुआ, शरीर को नेगेटिव करेगा, लेकिन सरकार के लिए वो एक पॉजिटिव पॉइंट हो जाएगा कि आदमी इतना जिद्दी है काम के लिए कि अगर इसको कोई काम दे देंगे तो वो काम करके दिखाएगा, ना कि वो इम्पेशेंस हो जाएगा अगर नहीं हो पा रहा है। बहुत सारे काम है ऐसे जिंदगी में नहीं हो पाएगा। अब हम चाह रहे हैं चांद पे चढ़ना, नहीं चढ़ पाए तो क्या करें। तो कहने का मतलब बहुत सारी जिंदगी में ऐसे मोड़ आएंगे जहां हम जिस काम को करना चाह रहे हैं नहीं कर पाएंगे, लेकिन हम उसमें धैर्य अपना नहीं खोएंगे, काम के प्रति जिद्दी होंगे। बार बार असफलता के बावजूद भी सर हम काम के प्रति जिद्दी रहते हैं, करके ही उसको, मतलब जो सर ये मेरा ड्रॉबैक है। हम ड्रॉबैक भी ऐसा बनाए कि उसमें कुछ पॉजिटिव दिख जाए। है तो ड्रॉबैक किसी चीज के प्रति जिद्दी होना, लेकिन हम उसको पॉजिटिव वे में लें, ठीक है।